नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। पृथ्वी के अंदर क्या है, ये बहुत बड़ा एक जिज्ञासा भरा प्रश्न है और आज भी वैज्ञानिकों के पास इसका 100% जवाब नहीं है। लेकिन विभिन्न स्रोतों से जो जानकारी मिली है, जो पढ़ाया जाता है, उसके आधार पर हम आपको बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। बहुत अच्छा लगेगा आपको कि हमारी जो पृथ्वी है, जिस पर हम रहते हैं, इसके अंदर आखिर क्या है, ये किससे मिल करके बनी है, कितनी परतों में ये है, इसकी गहराई कितनी है, ये सब कुछ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आपके सामने ये जो चित्र बना है, धरती के अंदर क्या है, सबसे रहस्यमयी जानकारी। सबसे रहस्यमयी जानकारी क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है कि आज तक, यानी अभी 2026 की अगर हम बात करें, तो आज तक जो हमारी पृथ्वी की गहराई है, उसकी जो खुदाई हुई है, वो मात्र 12 किलोमीटर तक। उदाहरण के लिए, जैसे ये आप देखिए, ये जो चित्र है, ये पृथ्वी का चित्र है। इसको एक तरफ से काटा गया है ताकि अंदर का दृश्य दिखाया जा सके। तो आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी गोली है। अब इसका ये मध्य बिंदु है केंद्र में, यानी यहाँ से किनारे तक की दूरी, इधर भी, यानी चारों तरफ, बीच से किनारे तक की दूरी को वृत्त में क्या नाम दिया गया है, त्रिज्या। हमारी जो पृथ्वी है, उसकी त्रिज्या है 6378 किलोमीटर। कहीं कहीं 71 लिखा रहता है, उस पर मत जाइए, क्योंकि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोली नहीं है, पृथ्वी आकार है, इसका खुद का आकार है। यानी एक तरफ थोड़ी चपटी है, एक तरफ कम, तो इसलिए कहीं कहीं 6371, कहीं 78, कहीं 80 भी मिल सकता है। तो औसतन 6378 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या का मतलब कि अगर हम पृथ्वी को यहाँ से खोदना शुरू करें, एकदम सीधा यहाँ से या यहाँ से एकदम खोदना शुरू करें, तो ये मध्य में हम तब पहुँचेंगे जब 6378 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अब आप सोचिए, आर्कटिक महासागर है, 5 महासागरों में जो सबसे उत्तरी ध्रुव के पास है महासागर, उसका नाम है आर्कटिक। आर्कटिक महासागर के पास एक क्षेत्र है कोला। कोला क्षेत्र में जो खुदाई हुई, वो मात्र और मात्र 12 किलोमीटर तक हुई है। यानी धरती के नीचे सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही इंसान पहुंच सका है। यानी प्रत्यक्ष रूप से वो 12 किलोमीटर तक के ही बारे में बता सकता है कि क्या क्या है, उसके नीचे क्या है, स्पष्ट जानकारी नहीं है। यानी आँख से देखी हुई जानकारी नहीं है। कैमरे से चित्र भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि धरती के अंदर कैमरा कैसे लगाएंगे। पानी में लिया जा सकता है, हवा में लिया जा सकता है, लेकिन धरती के अंदर नहीं। लेकिन हमारे पास जो आज जानकारी है कि धरती के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो किसके आधार पर जानकारी मिली। जैसे आज हमें पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, मतलब पृथ्वी के नीचे का हिस्सा। एक को बोलते हैं भूपर्पटी, क्रस्ट, दूसरे को बोलते हैं मेंटल, तीसरे को बोलते हैं कोर। भूपर्पटी का मतलब होता है कि ऊपर से हम अगर चलें तो लगभग 20 किलोमीटर तक, कहीं 70 किलोमीटर तक, 20 से 70 किलोमीटर या फिर 5 से 10 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, उसको बोलेंगे भूपर्पटी, क्रस्ट। फिर उसके नीचे 2900 किलोमीटर तक को बोलेंगे मेंटल, ये बीच का क्षेत्र है। और 2900 से एकदम नीचे 6378 तक का जो क्षेत्र है, बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला, उसको बोलते हैं कोर। और ये तीनों अलग अलग चीज़ों से मिलकर के बने हैं, कुछ समानताएं भी हैं। तो ये जो तीनों का विभाजन किया गया है, जब इंसान प्रत्यक्ष देख ही नहीं पाया है, 12 किलोमीटर तक खुदाई ही हुई, तो कैसे उसने इसको 3 भागों में बांट दिया, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या है, आप समझिए। इस प्रश्न का जवाब ये है कि जब पृथ्वी के अंदर का क्षेत्र का अध्ययन करने की बारी आई, तो देखा गया कि कैसे हम अध्ययन करेंगे, तो स्रोत देखे गए, यानी किन स्रोतों से हम जान सकते हैं। तो स्रोत में मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं। एक स्रोत है अप्राकृतिक। अप्राकृतिक का मतलब होता है कि जो प्राकृतिक नहीं है। दूसरा स्रोत है प्राकृतिक, यानी जो प्रकृति ने ही हमें बता दिया है, यानी प्रकृति का ही अध्ययन करके हम जान सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। अप्राकृतिक में आता है ताप, दाब और घनत्व। यानी हम ताप के भी आधार पर जान सकते हैं कि नीचे क्या होगा,
दाब के भी आधार पर, घनत्व के भी आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि नीचे क्या है। तो इनके आधार पर अनुमान जो लगाया गया है हम उसकी चर्चा करेंगे। और प्राकृतिक स्रोत में सबसे बड़ा स्रोत है इनका भूकंप। पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। भूकंप में 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, P, S और L। इन तरंगों के चलने के आधार पर, डिस्टर्बेंस होने के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। ये वाला जो भाग है भूपर्पटी, मेटल और क्रस्ट, ये भूकंपित तरंगों के आधार पर बांटा गया है। एक रासायनिक संगठन की दृष्टि से भी बंटवारा किया गया है पृथ्वी का। जैसे ये पृथ्वी है मान लीजिए, और उसका एक ये टुकड़ा ले लें, ये केंद्र है ना, ये पृथ्वी का केंद्र है मान लीजिए। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है रासायनिक दृष्टि से। रासायनिक दृष्टि का मतलब किन चीज़ों से मिलकर के बना है। तो ये जो पहला वाला क्षेत्र है इसका नाम रखा गया है सियाल। बीच वाले का क्षेत्र का नाम रखा गया है सीमा, और नीचे वाले यानी सबसे कोर वाले क्षेत्र का नाम रखा गया है निफे। ये रासायनिक दृष्टि से है, मतलब किन चीज़ों से मिलकर के बना है। सियाल का मतलब होता है सिलिका और अल्मुनियम। सिलिका और अल्मुनियम या एल्यूमिनियम, इनसे मिलकर के बना है। और ये क्षेत्र कितना है, ये क्षेत्र है लगभग 33 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक, कोई निश्चित नहीं है, मतलब अलग अलग इसका मान रखा गया है। औसतन मान लीजिए 30 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो सियाल है। किन से मिलकर के बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से। कहीं कहीं ये क्षेत्र 5 किलोमीटर तक ही है। दूसरा वाला जो क्षेत्र है बीच वाला, उसका नाम है सीमा। सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, यानी ये बीच वाला जो क्षेत्र है सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना है। और जो नीचे वाला एकदम कोर वाला क्षेत्र है वो निकल, ये सब धातुओं का नाम है, निकल और लोहा से मिलकर बना है। यानी कि लोहा पृथ्वी के केंद्र में है, इसीलिए चुंबकीय गुण है उसमें ज़बरदस्त। तो पृथ्वी के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व हैं, सिलिका है, मैग्नीशियम है, निकल है और लोहा। इन 4 चीज़ों से सबसे ज़्यादा इनकी मात्रा पाई जाती है रासायनिक दृष्टि से। आगे हम चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे। अब हमने जो लिखा है यहाँ पर उसको हम पहले समझ लेते हैं। हमने क्या लिखा था, ये अप्राकृतिक स्रोत क्या है, प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी जिनसे हमें जानकारी मिली कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहला स्रोत हमारा क्या है, ताप। ताप के आधार पर कैसे जानकारी मिली, देखिए जब हम पृथ्वी के नीचे खुदाई करते हैं या जाते हैं तो ये देखा गया है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण ही है कि ताप बढ़ता जाता है। जैसे हम पृथ्वी से जब हम ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होता है। 165 मीटर अगर हम ऊपर चले जाएंगे तो लगभग 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम धरती के नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते जितना ही नीचे जाते हैं बढ़ते, यानी नीचे जाने पे तापमान बढ़ता है, ऊपर जाने पे तापमान घटता है। अब नीचे जाने पे जब तापमान बढ़ता है तो तापमान क्यों बढ़ रहा है, दाब के भी कारण बढ़ सकता है तापमान। किसी भी वस्तु को बहुत ज़्यादा दबाया जाए तो उसका ताप बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे पृथ्वी में दाब बढ़ता ही जाएगा, इसलिए तापमान बढ़ रहा है। ताप का आधार है। दाब के आधार पर देखा गया कि दाब के आधार पर ये कहा गया कि पृथ्वी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ऊपर से नीचे तक वो सब एक ही हैं, बस उसका तापमान बढ़ रहा है और दाब बढ़ता हुआ जा रहा है, इसीलिए उसका जो है अंतर आ गया है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए धरती के ऊपर अगर यहाँ पे 2 पत्थर रखे हों तो इस पर दाब कितने का है, 2 पत्थर का है। अब इसी पर अगर 3 पत्थर रख दिए जाएं तो इस पर दाब कितने का हो गया, 3 पत्थर का हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे ही नीचे हम जाएंगे वो स्थान अधिक दाब सहेगा, यानी अधिक दाब होगा वहाँ पर। घनत्व क्या है, घनत्व का मतलब कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उसका तापमान बढ़ेगा, उसका दाब बढ़ेगा, और जैसे ही दाब बढ़ेगा तो उसका घनत्व भी बढ़ेगा। घनत्व का मतलब होता है कि जब जिन चीज़ों से वो मिलकर के बना है वो बहुत नज़दीक आ गए, उसका घनत्व बढ़ गया। उदाहरण के लिए जैसे रुई है, अगर इतना है
उसको दबा करके कम कर दिया जाए, तो उसका आयतन तो वही है, आयतन नहीं बदला। आयतन का मतलब जितनी मात्रा थी उतना ही है, लेकिन उसका घनत्व तो बढ़ गया। यानी उसमें जितनी सघनता होगी, जितनी ही सघनता ज़्यादा होगी, उसी को बोला जाएगा उसका घनत्व तो ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, नीचे जाएंगे, घनत्व तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि दाब बढ़ रहा है। तो ये सारे, लेकिन इनके आधार पर ये स्पष्ट नहीं हो सका कि पृथ्वी के अंदर दरअसल मुख्य रूप से है क्या। भाई ठीक है, जो भी है उसका ताप बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है, सही है, लेकिन वो किसका है? लोहे का बढ़ रहा है कि उसके अंदर सोना है, कि उसके अंदर अल्मुनियम है, क्या है, ये पता नहीं है, पूरी तरह से पता नहीं है। लेकिन जो भूकंप है, यानी प्राकृतिक स्रोत में जो भूकंप है, भूकंप की विशेषता क्या है, इसका जब अध्ययन किया गया सिस्मोग्राफी के द्वारा, तो ये पता चला कि जहाँ से भूकंप आता है, जैसे ये पृथ्वी का केंद्र है, तो पृथ्वी के केंद्र के जस्ट ऊपर, अभी आपको आगे बताएंगे, स्थिनोस्फीयर एक लेयर है, उसका नाम है दुर्बल मंडल, मेटल का हिस्सा है, उस पर चट्टानें तैर रही होती हैं। वहीं से टूट करके जब तरंगे ऊपर जाती हैं, यानी ऊर्जा ऊपर जाती है, तो वो चट्टानें हिल जाती हैं, धरती हिल जाती है, वही भूकंप है। ऐसे में 3 तरह की तरंगें निकलती हैं, P, S और L। प्राथमिक तरंग बहुत तेज चलती है और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है। और ये प्राथमिक तरंग पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक चली जाती है। इसका मतलब ठोस, द्रव, गैस का पता तो नहीं चलता है कि ये ठोस से गई, कि द्रव से गई, कि गैस से गई। लेकिन जो यस तरंग है सेकेंडरी, ये केवल ठोस में जाती है, चलती है, द्रव में नहीं चलती। तो जहाँ जहाँ ये पहुँची, वहाँ वहाँ ये निश्चित हो गया कि पृथ्वी का वो स्थान ठोस है, और जहाँ ये विलुप्त हो गई, वहाँ ये पता चला कि वो पृथ्वी का स्थान ठोस नहीं है, द्रव है या गैस है। और यल तरंगे केवल धरातल के ऊपर चलती हैं, ऊपर चलती हैं यहाँ पे, तो इनसे तो पता नहीं चल सकता। तो ये सबसे तेज, इनसे धीमी, और ये सबसे धीमी होती है, लेकिन ये सबसे विनाशकारी होती है क्योंकि ये धरातल पर चलती है। तो ये है भूकंप का मामला। अब हम जो चित्र बनाए हैं उसकी बात करते हैं। ये जो पृथ्वी का बंटवारा किया गया है 3 भागों में, भूपर्पटी, मेटल और कोर, भूकंप के तरंगों के आधार पे बांटा गया है। अभी जो हम बांट के आपको दिखाए थे सियाल, सीमा, निफे, ये रासायनिक दृष्टि से बांटा गया है, बहुत वो स्पष्ट नहीं है, बहुत ये भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादा सैद्धांतिक रूप से सही माना जाता है। ये जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी क्रस्ट, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा है। तो देखिए 2 चीज़ें हैं, महाद्वीप और महासागर, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो इनके नीचे जो चट्टान है, यानी जिन पर महासागर हैं, वहाँ पर जो नीचे का हिस्सा है जिसको भूपर्पटी बोलते हैं, उसकी गहराई है मात्र 5 से 10 किलोमीटर। ये जो भूपर्पटी है महाद्वीपों पर, महाद्वीपों के भी नीचे है, महासागरों के भी नीचे है। भाई महाद्वीप का मतलब जैसे हम जहाँ खड़े हैं, ये महाद्वीप में खड़े हैं, द्वीप है ये, सागर नहीं है। लेकिन इसी धरती पर सागर भी है, तो सागर के नीचे का जो हिस्सा है वो भी भूपर्पटी है, और इस महाद्वीप के नीचे का जो हिस्सा है वो भी भूपर्पटी है। महासागर के नीचे का जो भूपर्पटी वाला हिस्सा है वो मात्र 10 किलोमीटर की गहराई तक है, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर। लेकिन महाद्वीपों के नीचे की जो मोटाई है वो 20 से 70 किलोमीटर है। इसका मतलब महाद्वीप की मोटाई ज़्यादा है पर्पटी की। अब इसी में आप कह सकते हैं कि ये किससे मिलकर के बना है, सिलिका से मिलकर के बना है, और ये अल्मुनियम से मिलकर के बना है। इसकी गहराई के बारे में आप जान गए कि कहाँ से कहाँ तक है। तो ये वाला हिस्सा मान लीजिए ये भूपर्पटी है, ये जो नीला आपको दिख रहा है, बस बहुत कम गहराई है इसकी। फिर दूसरा वाला हिस्सा आते हैं मेटल। मेटल, अच्छा, जो भूपर्पटी है इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। मैं आपको अलग से चित्र बना के दिखा देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए उसमें चित्र कम बन पाया है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले इसको 3 भागों में बांटा गया। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका क्या नाम है, भूपर्पटी क्रस्ट। इसको भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। जो ऊपर का हिस्सा है वो ग्रेनाइट चट्टान से बना है, ग्रेनाइट।
और ये महाद्वीप के नीचे है, यानी हम जहाँ खड़े हैं इसके नीचे ग्रेनाइट चट्टान है, ऐसे समझिए। हर जगह नहीं, लेकिन ज़्यादातर यही है, यानी महाद्वीप की मोटाई ज़्यादा है, महाद्वीप के जस्ट नीचे ग्रेनाइट चट्टान है। लेकिन जो महासागर की भूपर पट्टी है वो बेसाल्टिक चट्टान से बनी है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आग्नेय चट्टान है। चट्टानों को हम जब आपको पढ़ाएंगे बताएंगे 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान होती है, कायांतरित चट्टान होती है ना, और एक चट्टान और होती है जो इन दोनों के संयोग से बनती है। तो ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्टिक चट्टान, ऊपरी हिस्सा में ग्रेनाइट है, नीचे बेसाल्टिक चट्टान है। फिर जो नीचे का हिस्सा है मेटल, इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 2900 किलोमीटर तक। मान लीजिए 50 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। ये जो गहराई है इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं, ऊपर का हिस्सा, नीचे का। जो ऊपर का हिस्सा है इसका नाम है दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल ये कैसे बंटवारा किया गया अभी आपको बताएंगे। इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं ASTHENOSPHERE, स्थिनोस्फेयर। दुर्बल या दुर्बलता मंडल इसको बोलते हैं। ये जो है दुर्बलता मंडल ये इसलिए है क्योंकि ये द्रव की अवस्था में है, लमसम द्रव की अवस्था में है। और ये जो चट्टानें हैं जिन पर पूरी दुनिया इस समय टिकी हुई है, पूरी धरती पर 7 बड़ी चट्टानें हैं और छोटी छोटी बहुत सारी चट्टान नहीं, प्लेट बोलते हैं। प्लेट, हमारी धरती पर बहुत सारी प्लेटें हैं। प्लेटें आपस में टकराती हैं, इसके कारण महाद्वीपों का निर्माण होता है, महासागरों का भी निर्माण होता है, पहाड़ों का निर्माण होता है, भूकंप भी आते हैं। तो ये जो प्लेटें हैं वो इसी दुर्बलता मंडल पर क्या होती हैं? तैर रही होती हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये होता है जस्ट इसी का आधा समझ लीजिए। जैसे 50 से 2900 किलोमीटर है तो आप इसको 1000 किलोमीटर तक मान सकते हैं। फिर नीचे वाले को बोलते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल इसको बोलेंगे मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर ये मध्यमंडल है, ये ठोस है। फिर नीचे आ जाइए, जो कोर है, नीचे वाले का क्या नाम है? कोर। ये है 2900 से 6378 है ना, 6378 किलोमीटर। इसको भी 2 भागों में बांट दीजिए। तो इसको बोलेंगे बाह्य कोर और इसको बोलेंगे आंतरिक कोर। आंतरिक, बाह्य कोर जो है वो द्रव अवस्था में है और आंतरिक कोर क्या है? ठोस अवस्था में है और लोहे का है, चुंबक है, चुंबकीय गुण है। अब हम बात करते हैं कि कैसे बांटा गया। ये कहाँ से कहाँ तक है? 2900 से 5100 किलोमीटर तक है ये बाह्य जो द्रव अवस्था में है। इनका बंटवारा कैसे हुआ? जब भूकंपें आई, भूकंपें कहाँ से आई? चट्टानों के जस्ट नीचे से, यहाँ से भूकंप शुरू हुई। तो भूकंप की जो तरंग है वो चारों दिशाओं में चलती है। ऐसा नहीं है कि केवल ऊपर ही जाएगी, ऊपर का ही हिस्सा हिलाएगी, नीचे का नहीं, चारों दिशाओं में चलती है। तो इनके चलने के आधार पे ये देखा गया कि जो 3 तरह की तरंगें हैं, P, S और L, P तरंग पूरा यहाँ तक आ गई, यानी P तरंग ने द्रव भी क्रॉस किया, ठोस भी क्रॉस किया, फिर यहाँ द्रव क्रॉस किया, ठोस क्रॉस किया और यहाँ तक आ गई। लेकिन एक इसकी विशेषता है P तरंग की। क्या है विशेषता? कि यह वायु की तरह अनुदैर्ध्य तरंग है। और वायु की तरह अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब होता है कि ठोस में इसकी चाल तेज रहेगी, द्रव में थोड़ी धीमी हो जाएगी और गैस में बहुत धीमी हो जाएगी। इसीलिए आप देखिएगा लोहे की जो पटरी होती है रेलवे की, अगर बहुत दूर भी उस पर हथौड़ी मारी जाए तो 1-2 किलोमीटर के दूर भी आप कान लगा के टिका दीजिए तो बहुत जल्दी आपको आवाज़ सुनाई दे जाएगी। लेकिन बोलेंगे तो हवा से जो आवाज़ जाएगी वो देर में जाएगी, लेकिन उस हथौड़ी की ठनक वहाँ जल्दी सुनाई देगी। यानी ठोस में तेज़ चलती है, द्रव में धीमी, गैस में एकदम धीमी। तो ये देखा गया कि जो ठोस वाला स्थान था, पी तरंगों ने वहाँ पे तेज़ चलना शुरू किया, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। फिर जब द्रव में पहुँचती हैं तो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं और धीमे चलने लगती हैं। फिर वही जब ठोस में पहुँच जाती हैं तो तेज़ चलने लगती हैं। तो जहाँ जहाँ
ये डिस्टर्ब हो गई, धीमे चलने लगी, उसको ये मान लिया गया कि वो स्थान क्या है, द्रव अवस्था में है। और जहाँ तेज चलने लगी उसको ठोस माना गया कि यहाँ ठोस होगा, इसीलिए यहाँ सबसे तेज चल रही है। अच्छा, ये गुण बदलेगा नहीं। फिजिक्स में जो सिद्धांत बना दिया जाता है वो आमतौर पर बदलता नहीं। ऐसा नहीं है कि ऊपर जो है अनुदैर्ध्य तरंगें फिजिक्स का अनुसरण कर रही हैं, नीचे नहीं करेंगी। नहीं, ऊपर कर रही हैं तो नीचे भी करेंगी। तो यानी जहाँ तेज चल रही हैं वो ठोस है, जहाँ धीम चल रही है वहाँ द्रव है, और जहाँ बहुत धीम चल रही है वहाँ गैस। तो गैस का तो नहीं पता है, गैस जगह जगह हो सकती है, पानी भी हो सकता है ऊपरी वाले हिस्से में। अब जो दूसरी तरंग है यस तरंग, इसकी विशेषता ये है कि ये केवल ठोस में चलती है। तो जहाँ जहाँ ठोस है वहाँ गई, द्रव में ये चली ही नहीं, द्रव में इसका पता ही नहीं चला। तो जहाँ से ये विलुप्त हो गई ये मान लिया गया कि उसके बाद द्रव है। फिर ये जहाँ दिखने लगी ये मान लिया गया कि यहाँ ठोस है। तो पी से भी स्पष्ट हुआ, 2 लेयर है, मतलब एक कम ठोस है, एक ज़्यादा ठोस है। और यस से भी पता चला। यल तरंग की बात ही अलग है भाई, वो तो धरातल के ऊपर चलती है, बहुत धीमी होती है, विनाशकारी होती है। तो इसके आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सिलिका है, अल्मोनियम है, नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें सिलिका है और मैग्नीशियम है, मतलब बीच वाले का, और लास्ट वाले में निकल है और लोहा है। तो पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक संरचना है अंदर, जिसका नाम है कोर, वो किस अवस्था में है, तो वो 2 अवस्था में है। उसका ऊपरी हिस्सा द्रव अवस्था में है, लिक्विड है पूरा। अब ये लिक्विड का मतलब पानी नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। लिक्विड का मतलब कि जैसे ये निकल और लोहे से मिल करके बना है, तो यहाँ का निकल और लोहा पिघला हुआ अवस्था में है, बहता हुआ अवस्था में है लोहा ही, है निकल ही, लेकिन पिघला हुआ है। यहाँ पर लोहा और निकल है लेकिन पिघला हुआ नहीं है, ठोस है। फिर यहाँ सिलिका और मैग्नीशियम है, वो यहाँ पे पिघला हुआ अवस्था में है और यहाँ पिघला हुआ अवस्था में नहीं है। और पानी मात्र ऊपर वाले हिस्से में ही है, भूपर्पटी में ही है, उसके नीचे पानी है ही नहीं। यानी पृथ्वी जो है वो शुरुआत, जैसे आज हम पृथ्वी के ऊपर देखते हैं मिट्टी, जिसमें खेती करते हैं, जिसमें हम खड़े हैं। पृथ्वी जब बनी उसमें मिट्टी नहीं थी, पूरा यही चट्टानें थी, लोहा, मैग्नीशियम, सोना, ये सारी धातुएं थी। बाद में इन्हीं चट्टानों से मिट्टी बनी है। कभी आपको बताएंगे कि मिट्टी कैसे बनी। और मिट्टी की मात्रा बहुत कम है, नगण्य है, 0.00% है धरती की तुलना में। यानी मिट्टी बहुत कम है, बस ऊपरी हिस्से। अब मिट्टी को बनने में करोड़ों साल लगते हैं, इसलिए मिट्टी अगर नष्ट हो गई तो जल्दी बनती नहीं है। बहुत ही दुर्लभ चीज़ है मिट्टी। भले हमको बहुत ही मिट्टी दिख रही है, तो मिट्टी कहीं नहीं है, मिट्टी बस ऊपरी अवस्था में है। और वो भी चट्टानों से करोड़ों वर्षों के प्रोसेस में बनी है, लाखों करोड़ों वर्षों के प्रोसेस में। उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मिट्टी कैसे बनी, आपको हम बताएंगे आगे। तो यहाँ पे आप समझिए, ये जो बीच वाला हिस्सा है जिसका क्या नाम है, मेंटल 2900 किलोमीटर तक, ये सबसे बड़ा हिस्सा है। पृथ्वी के आयतन का लगभग 80% के आसपास यही है। ये बहुत छोटा है और ये भी बहुत छोटा है। तो आज हमने क्या जाना कि पृथ्वी हमारी जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ बेसिक पॉइंट और समझ लीजिए। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच से किनारे तक की दूरी 6378 किलोमीटर है। और इसकी जो परिधि है, परिधि मतलब चारों ओर की लंबाई, बाहरी लंबाई पूरा, यानी पृथ्वी के इस हिस्से से हम चलना शुरू करें तो ऐसे ऐसे अगर हम फिर से आ जाएं तो लगभग 40,000 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी ये लंबाई। और व्यास कितना होगा, व्यास त्रिज्या का जस्ट डबल, यानी 6378 जोड़ दीजिए, 8 8 16, 7 7 14 1 15, 3 3 6 1 7 और 6 6 12, 12,756 किलोमीटर इसका व्यास है। यानी 12,756 किलोमीटर की राड लेकर के यहाँ से अगर इसमें डालें तो बीच से होते हुए बाहर निकल जाएगी। 12,756 इसका व्यास इतना। आज बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।